हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए आज की क्लास हम सब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसे ज़्यादा देख लेते हैं, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किए थे। तो हम लोगों की टॉपिक थी परमाणु नाभिक की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। फिर दूसरा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और तीसरा था थॉमसन का परमाणु मॉडल, और चौथा था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। यही इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक को क्लियर किए थे। चलिए आज के टॉपिक को हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोगों की आज की क्लास है, अरे भाई चल जा, बोर का परमाणु मॉडल, यही आज की हम लोग की टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपने मॉडल में क्या क्या कहा था। इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ दोष पाए। कौन कौन से दोष थे? अपने मॉडल को बताने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या कहा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा एक नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं घूमती है। और रदरफोर्ड ने क्या कहा था, नाभिक के चारों ओर एक गोलाकार आकृति होती है। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये कहा था। और नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि वृत्ताकार कक्षाएं कई सारी नाभिक के बाहर घूमती है, यानी नाभिक के बाहर कई सारी वृत्ताकार कक्षाएं घूमती रहती हैं। अब ये तो ठीक है। अब साथ में ये भी कह दिया कि हर कक्षाएं में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ही नहीं रहता है। ऐसा क्यों भाई? तुम कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है? हम कैसे माने? तो चलिए उन्होंने फिर ये बताया कि आप लोगों को मानना पड़ेगा। मैं फार्मूला भी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाएं में घूमती है जो कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो अभी फार्मूला को हम देख लेते हैं। वो फार्मूला क्या था? एम भी आर एन इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। इसके बराबर अगर हो उसी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो एम क्या है? एम होता है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है। एम है मास अपॉन इलेक्ट्रॉन, बी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आर क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एन क्या है? एन है नंबर ऑफ सेल। सेल कौन से है? सेल ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। इन्हीं को सेल कहते हैं, कक्षाओं को ही सेल कहते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल। और एच क्या है? एच है पॉलक का नियतांक। एच, चलिए ऊपर इसे लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं। एच है पॉलक का नियतांक। जिसका मान हम लोगों का होता है 6.64 गुणे 10 के घात -34 जूल सेकेंड, जो कि ये हम लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में मदद करेगा। इस फार्मूला को हम लोग
कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इसी फॉर्मूला से सिद्ध होता है कि कौन कौन से कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहती है, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा, नेक्स्ट का है वो नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं उनमें ऊर्जा उत्पन्न किए इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रह सकते हैं, यानी कि बिना ऊर्जा के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। उन्होंने नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि जहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी वहीं पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे, यहाँ पे इसमें ना हो, यहाँ पे नहीं ऊर्जा उत्पन्न होगी तो यहाँ पे इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं तो उनमें उत्सर्जन होता है। उन्होंने यह भी कहा कि लो एनर्जी लेवल इसे ऐसे भी कर सकते हैं LEL, ठीक है। LEL से हाई एनर्जी लेवल से सॉरी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में इसे हम HEL भी कर सकते हैं, यानी कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इनमें उत्सर्जन उत्पन्न होता है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उन्होंने इन कक्षाओं का नाम क्या रखा, ये भी उन्होंने बताया कि इन कक्षाओं का नाम क्या है। तो इन कक्षाओं के नाम बताए थे वो कितने हम बनाए, 1 2 3 वो 4 कक्षाएं बताए थे, 4। इन कक्षाओं का नाम क्या था, पहले कक्षा का नाम था L M, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका नाम K L M और N, इन कक्षाओं के नाम ये थे। इसे पहली कक्षा को यानी सबसे छोटी कक्षा को हम K से प्रदर्शित करते हैं, उससे बड़ी कक्षा को L से, उससे बड़ी कक्षा को M से, उससे बड़ी कक्षा को N से प्रदर्शित करते हैं। यही सब अपने मॉडल में बताए थे। तो चूंकि ये इतना ही हम लोगों के सिलेबस में है बोरबरी के फॉर्मल मॉडल में, तो इतना ही हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों की है पदार्थ की द्वितीय प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ये हम लोगों की नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट भी साथ में किया करिए। ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लास करते हैं और नोट्स करेंगे ही नहीं, कुछ याद रहेगा ही नहीं, फिर एक बार वीडियो देख लेंगे, सोचेंगे कि ये तो दिमाग में चला गया, ये तो हमेशा याद रहेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है यार, ये याद नहीं रहता है। ऐसा केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है कि जल्दी याद ही नहीं रहता, या कुछ 2-4 दिन के बाद आप भूल ही जाते हैं। ऐसा ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। और तो और ये हम लोग को, आप लोग तो फर्स्ट ईयर है, तो बहुत भाई खतरा है, बैक भी लग सकता है, थोड़ा संभल कर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये भाई चल जा, इंक खत्म हो गया लगता है। पदार्थ का द्वैत प्रकृति, ठीक है।
ये हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। इसमें हम तरंगे और कण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा मैं लिख देता हूँ। चलिए इसका डिफिनेशन हो गया, तो आप इसका डिफिनेशन आइए देखते हैं। यदि कोई पदार्थ गति की अवस्था में है तो वह दो प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। वो कौन कौन से गुण है? जो तरंग और कण का होते हैं, ठीक है। वो तरंग और कण के गुण होते हैं। इस घटना को पदार्थ की द्वितीय घटना कहते हैं, ठीक है। अब कैसे, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि कैसे ये पदार्थ की द्वितीय घटना भी कहते हैं। भाई ये घटना शब्द कहाँ से आ गया? ये तो होगा ना कि ये घटना शब्द कहाँ से आ गया। चलिए ये भी देख लेते हैं। कहते हैं यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, नाभिक के चारों ओर कैसे गति करेगा? वृत्ताकार कक्षाओं में। ये कौन बताया था? इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने बताए थे, ठीक है। ये हम लोगों की नाभिक है, न्यूक्लियस। इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है। इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जो कि तरंग और कण के रूप में देखते हैं। ये कण है, ये तरंग है, यानी वेव। आप लोगों को तो पता ही होगा, वेव उसे कहते हैं जो स्विंग और गति की अवस्था में चलती है। यानी आप लोगों को कैसे सुनाई दे रहा है? ये मेरी आवाज आप लोगों की कानों के अंदर वेव के रूप में जा रही है, उसे ही वेव कहते हैं, ठीक है। या ये भी ले लीजिए वेव। आप लोगों के टीवी तो छोड़िए, मोबाइल ही ले लीजिए। मोबाइल आप लोगों के कैसे चल रहा है? नेटवर्क कैसे आ रहा है? वो वेब के ही कारण आ रहा है। तो हम लोगों की वेब टॉपिक नहीं है, हम लोगों की टॉपिक कुछ और है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। वेब छोड़िए, बाद में पढ़ा जाएगा उसे। टॉपिक से विचलित नहीं होना चाहिए, जैसे कि कल हम लोगों की किरणें विचलित हो रही थी। तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में। कण छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के छोटे छोटे पार्ट होते हैं कण, जिसे हम तरंग और कण के रूप में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चलती है। इसी घटना को द्वितीय प्राकृतिक घटना भी कहते हैं। तरंग और कण के बारे में देख लिए, तरंग क्या होता है। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डी ब्रागली। क्या नाम था? डी ब्रागली। अजीबो गरीब नाम होते हैं यार ये वैज्ञानिकों को, बहुत मुश्किल हो जाता है याद करने में ना। क्या कहे यार, वैज्ञानिक है, इनका तो नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो याद तो करना जरूरी है। इन्होंने क्या बताया? तरंगीय दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य कण के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये तो हम लोग की जरूरत है, इसे मिटा देता हूँ। कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कैसे पाती होता है भाई? पाती होता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू 1/P, ठीक है।
उसके बाद क्या कहा, 1/p। p क्या है, संवेग है, p संवेग है, p संवेग है, और डेल्टा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य, तरंग सॉरी माफ कीजिएगा, तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, p का मान क्या होता है, p का मान ऊपर लिखता हूं उसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे नोट जरूर लिख लीजिएगा। डेल्टा इक्वल टू 1/p, यानी कि कण के व्युत्क्रमानुपातिक तरंग दैर्ध्य होता है। डेल्टा इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं m इंटू भी को लिख सकते हैं h/m इंटू भी, ठीक है। ये हम लोगों की फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में आता है, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो मोबाइल में रहता है, इसे नोट कीजिए प्लीज कॉपी पे। तब तक मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का। चलिए इसे नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, या तो आप वीडियो ऑफ करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है हम लोगों का, हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेन वर्ग का निश्चित सिद्धांत। क्या है, सिद्धांत। ये हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक है, अनिश्चितता सिद्धांत है। निश्चित कर लीजिए, अनिश्चितता कर लीजिए। तो चलिए ये सब हम देखते हैं, इसका डिफिनेशन में लिख देता हूँ। चलिए आप सब डिफिनेशन को नोट कीजिए प्लीज। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नहीं नोट किए हैं तो उसका का वीडियो नोट कर लीजिए प्लीज, इसकी जरूरत पड़ेगी यार आप लोगों को। अरे भाई हो, मेरे बहन हो, नोट कर लो। नहीं नोट करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। वो भी फर्स्ट ईयर है तुम लोगों का भी, बैग तो बहुत खतरनाक फर्स्ट ईयर में लगता है, ये भी सोच लो। और चलिए अब हम ये देखते हैं, एक थे हाइजेन वर्ग नामक वैज्ञानिक जो कि जर्मनी के थे, ठीक है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया। कौन से सन में सिद्धांत दिया, 1947 में। कौन से सन में दिए थे, सन था 1927, माफ कीजिए 1927। कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जर्मन यानी जर्मनी के थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया
तो चलिए परिभाषा के माध्यम से ही जानते हैं कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। यदि गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ गणना करते हैं, यानी ये कोई पिंड है, ये कण कह लीजिए, कई कणों से तो मिलकर बना होता है, जिसमें हम लोगों के सूक्ष्म कण यानी कई कणों से ही मिलकर बना होता है। कई ये कण ही मान लीजिए, इसे जूम करके बारह कर दिया हूँ, या कुछ पड़ गया क्या, इसे जूम करके बारह कर दिया हूँ, ये कण है और इसे गतिमान अवस्था में करते हैं और साथ ही साथ स्थिति अवस्था। तो गतिमान अवस्था और स्थिति अवस्था, स्थिति और वेग गतिमान अवस्था में दोनों को साथ ही साथ गणना करते हैं, अर्थात स्थिति का सही सही गणना करते हैं तो उसके वेग में अंतर आ जाता है, यानी कि दोनों वेग और स्थिति की गणना करेंगे तो वेग में अंतर आ जाएगा। वेग यानी वेग का फिट माफ कीजिए, वेग में आ जाएगा डिफरेंट आ जाने के बाद फिर देखते हैं अंतर आने लगता है। अगर वेग की सही गणना करते हैं तो स्थिति में अंतर आने लगता है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी को निकालने के लिए उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई पर, ये सिद्धांत इस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को लेकर हम कल से न्यूमेरिकल लगाएंगे। नहीं, हाँ, कल से हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लगाएंगे। तो चलिए, आई थिंक आज की टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप ज़्यादा मेहनत कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है पेपर में। ठीक है, और एग्जाम में ज़्यादा बैक लगता है, वो अभी फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को कुछ पता नहीं होता है कि कैसे लिखें और कुछ लिख कर चले जाते हैं उल्टा सीधा। यहाँ पे ये एक गलती पे नंबर काटा जाता है, ये भी देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर वाले छोटे बड़े भाई ज़रा संभल जाइए। ठीक है, संभाल कर कदम रखिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा आज की टॉपिक। तो चलिए, कल मिलते हैं हम सब।